Namaste, India. This is Deepti Sharma. In my academic qualification, I am currently doing my MCOM and also preparing for CA Inter exam. And also, I am student of Learnet where I am pursuing my course GST Assistant. So today's topic is Input Tax Credit. Input Tax Credit, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ITC कहेंगे. बेसिकली ITC है क्या और ये GST मॉडल लाए हैं, उसकी जड़ है, मतलब उसकी जड़ या कहूँ मैं बैकबोन ही ITC है. मतलब मेन कारण लाने का GST को ITC है. लाइक सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल हम गुड्स लेते हैं या सर्विसेज लेते हैं. मैं मान लीजिए मैं एक बिज़नेस वूमेन हूँ और मैंने कोई गुड्स लिया है या सर्विसेज लिए, ओके, उस पर मैंने टैक्स या फिर कहें GST की पेमेंट किया होगा, ओके. यानी मैंने जिससे भी गुड्स या सर्विसेज बाय किए हैं उस पर मैंने गवर्नमेंट को GST दे दिया होगा, है ना. जब मैंने किसी से गुड्स परचेज़ किए हैं तो मैंने उसको GST पे किया होगा, GST दे दिया होगा. अब उस पर मैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके आगे अपने बिजनेस के लिए फर्दरेंस के लिए उसको ट्रांसफ़र करती हूँ या फिर सेल करती हूँ, तो साफ सी बात है जब मेरा आउटवर्ड सप्लाई होगा तो मेरी लायबिलिटी फिर से जनरेट होगी गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए. एक बार गुड्स खरीदते वक्त मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है. अब जब मैं उसको दोबारा सेल करूँगी तो मेरी सेल वैल्यू पर टैक्स बनेगा, है ना. जब मैं उसको दोबारा प्रॉफिट ऐड ऑन करके दोबारा सेल करूँगी तो मेरी सेल वैल्यू पर टैक्स बनेगा, जिसको हम कहते हैं GST लायबिलिटी जनरेट होगी. मतलब उस पर हमारी GST लायबिलिटी जनरेट होगी आउटवर्ड सप्लाई पर. लेकिन जो टैक्स मुझे आउटवर्ड सप्लाई पर देना है उसमें से जो मैं ऑलरेडी गुड्स खरीदते वक्त पे कर चुकी हूँ, जो मैं टैक्स गुड्स खरीदते वक्त या सर्विसेज लेते वक्त पे कर चुकी हूँ, अरे भाई उसका तो सेट ऑफ दे दो. मतलब उसका तो डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए ना. GST क्या है? कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मतलब ये चार्ट देखिए आप, इसमें मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को प्रोसेस करके होलसेलर को दे रहा है, देन होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर लास्ट फाइनल कंज्यूमर को दे रहा है. तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने जो रॉ मटेरियल पे जो GST पे किया होगा गवर्नमेंट को, उसका वो GST क्लेम कर सकता है, क्लेम बैक कर सकता है. तो इसी चीज़ को मतलब जो उसने पे किया है उसको क्लेम बैक कर सकता है. क्लेम बैक इज़ ऑल्सो नो, मतलब क्लेम बैक को हम कह सकते हैं ITC है क्लेम बैक. तो जैसे कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से लिया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज़ किए, तो गुड्स परचेज़ किए तो इनपुट टैक्स उसने दिया होगा, मैन्युफैक्चरर को उसने टैक्स दिया होगा जितना उसने गुड्स खरीदा है. देन फिर आगे वो पास ऑन करके रिटेलर को जब बेचेगा, जब सेल करेगा, आउटवर्ड सप्लाई करेगा अपनी, तो उसमें क्या आ जाएगा? उसका आउटपुट टैक्स. तो वही तो है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू टैक्स लायबिलिटी. मतलब जितना मेरा इनपुट मैं पहले दे चुकी हूँ उसका मैं क्रेडिट अगर मैं आउटपुट टैक्स में से माइनस कर दूंगी तो मेरी टैक्स लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही जनरेट होगी जितनी मुझे रिमेनिंग पे करनी है. मैं पूरी दोबारा से आउटपुट टैक्स नहीं पे करूंगी कि डबल. ऐसा पहले होता था. पहले क्या होता था कि आपका वैट लगता था, वैट के ऊपर CST, ये सब टैक्स लगते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब हमारा GST आने के बाद टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता. यहाँ पर हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट बिल्कुल नील हो गया. तो रिटेलर जब कंज्यूमर पे पास ऑन करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट को कौन यूज़ कर रहा है? कंज्यूमर. तो कंज्यूमर
जो भरेगा वो कौन भरेगा? कंज्यूमर भरेगा। एंड चेन कहाँ एंड होगी? कंज्यूमर पे एंड होगी। कंज्यूमर पे जीएसटी ओनली फ्रॉम हर और हिज पॉकेट। वो जीएसटी जो भर रहा है वो असलियत में किससे लिया जा रहा है? कंज्यूमर से लिया जा रहा है। आखिरी कौन है? मतलब देने वाला अल्टीमेटली कौन है? कंज्यूमर है। ओके, तो ये थी सप्लाई चेन के किस तरीके से मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, देन एंड ऑन कंज्यूमर पे एंड होती है हमारी सप्लाई चेन। अब ये तो हमने देख लिया कि क्या है बेसिकली थोड़ा बहुत। अब डेफिनेशंस की बात करें तो व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स क्लेमिंग द क्रेडिट of the GST paid on purchase of goods and services which are used for the furtherance of business। मतलब मैंने जो भी परचेज करते वक्त गुड्स या सर्विसेज के वक्त मैंने जो जीएसटी पे किया है उसका मैं आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, उसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती हूँ। जो मैंने इनपुट टैक्स पे किया है उसका मैं क्रेडिट ले सकती हूँ, तो उसे ही कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब हम बात करें कि ये मैकेनिज़्म क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, और तो एक लाइन में मैं इसको बोल देती हूँ बैकबोन ऑफ जीएसटी। The mechanism of input tax credit is the backbone of GST and is one of the most important reason for the introduction of GST। यही रीज़न है, आईटीसी ही रीज़न है जीएसटी को लाने का, वरना पुराने टैक्स ही काफ़ी थे ना, एक के ऊपर एक टैक्स लगता था, वैट, फिर सीएसटी, फिर और अदर टैक्स। तो सिंपल कहना चाहती हूँ कि जीएसटी की जड़ जो है ना वो आईटीसी है। अगर आप आईटीसी क्लेम करने में गलती कर देते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और अगर आप आईटीसी को ध्यान से फिल करें तो आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, जितना आप सोच नहीं सकते उतना है। अब बेसिकली जनरल वर्ड्स में देखें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स सेटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट द आउटपुट टैक्स। मान लीजिए मेरी 10,000 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बैठी है, तो मैंने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी मतलब मैंने कस्टमर से टैक्स जो चार्ज किया है वो 10,000 है, और जब मैंने परचेज़ किया था, जब मेरी इनपुट टैक्स लाइबिलिटी जो थी वो मेरी 6,000 थी, तो यहाँ पर मेरी अल्टीमेटली टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी? मतलब मैंने 6,000 तो पहले ही पे कर दिए है ना, और 10,000 मैंने अब कस्टमर से ले लिए, तो अब मुझे कितना भेजना है गवर्नमेंट के पास? सिर्फ 4,000। 10,000 माइनस 6,000, 4,000 ही मैं सिर्फ गवर्नमेंट को दूंगी, मैं 10,000 नहीं दूंगी। क्यों दूं भाई? मैंने पहले तो जमा कर दिया है ना 6,000, अब मैं दोबारा क्यों दूं उस टैक्स को गवर्नमेंट को? तो उसी 6,000 को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आया समझ में? नेक्स्ट, अगर कॉमन मैन को कहे तो इनपुट टैक्स क्या है, इजी अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब क्या होता है इनपुट टैक्स। अगर कोई कॉमन मैन है, उसे ज़्यादा टैक्स वगैरह की नॉलेज नहीं है, तो इनपुट टैक्स क्या है? इनपुट टैक्स सिंपल, जो हम परचेज करते वक्त टैक्स भरते हैं वो है इनपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स क्या है? जो हम सेल करते वक्त अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं। इनपुट टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन परचेज, आउटपुट टैक्स इज द टैक्स चार्ज ऑन सेल्स। बस इतनी बात है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि इनपुट टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन परचेज। इनपुट टैक्स किस सेक्शन के अंदर आती है? ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर आती है इनपुट टैक्स की डेफिनेशन। इसके अंदर कहा गया है क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू, मतलब किस किस इनपुट का क्रेडिट मिलेगा। सिंपल, आप समझ के देखिए कि इनपुट टैक्स किसका मिल सकता है। अगर मैं बिजनेस में उस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ तभी तो मुझे इनपुट टैक्स मिलेगा। शर्त रखी है गवर्नमेंट ने, अगर आप उस चीज़ का, गुड्स का या सर्विसेज का, आप अगर बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैं टैक्स सैल्यूट करके दूंगी, है ना।
तो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है? कैपिटल गुड्स लाइक फॉर एग्जांपल मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा। मतलब अगर मैं मशीनरी ला रही हूँ और उस पर मैंने जो जीएसटी पे किया है तो मैं उसका आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ, या प्लांट मैंने लगाया तो उस पर अगर मैंने जीएसटी पे किया है तो मैं उसका भी क्लेम कर सकती हूँ। इनपुट लाइक मैंने कोई भी मटेरियल लिया है अपने बिजनेस के लिए, एक छोटे से छोटा स्टेपलर लिया है, मैंने स्टेशनरी ली है, या फिर मैंने चाय पत्ती क्यों ना ली हो, तो मुझे उसका आईटीसी मिलेगा मेरे बिजनेस में, शर्त बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा हो, है ना। एंड लास्ट इनपुट सर्विसेज, कोई भी मैं सर्विस ले रही हूँ अपने बिजनेस के अंदर, लाइक इंजीनियर की सर्विस ले रही हूँ, कारपेंटर की सर्विस ले रही हूँ, तो उसके लिए भी जो मैं उनको जीएसटी पे करूँगी मेरे को उसका भी सेटबैक मिलेगा, मेरे को उसका भी आईटीसी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन, इनवर्ट सप्लाई। सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 के अंदर इनवर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन शेल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स विद और विदाउट कंसिडरेशन। मीन्स सब कुछ, अगर आप एक मार्कर या एक स्टेपलर भी खरीद रहे हो लेकिन बिजनेस के लिए, सबका आईटीसी मिलेगा। सिंपल, बिजनेस के लिए है तो आईटीसी मिलेगा, नहीं है तो आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इनवर्ट सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन शेल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी रिसिप्ट ऑफ गुड्स है तो आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। बिजनेस के लिए है तो ही मिलेगा, अगर बिजनेस के लिए नहीं है तो नहीं मिलेगा। आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 83 के अंदर आता है। आउटवर्ड सप्लाई इन रिलेशन मीन्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर सेल, परचेज, मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल और एनी अदर मोड मेड और एग्रीड टू बी मेड बाय सच पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो उसका भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई इज इक्वल्स टू जीएसटी पेएबल होता है। ओके, कुछ चीज़ों को इसके अंदर से हटाया गया है। मायने अगर हम लोन्स और स्टॉक एक्सचेंज है तो लोन्स हमारा मनी के अंदर आता है, स्टॉक एक्सचेंज हमारा सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगता है। बिकॉज लोन्स एंड स्टॉक एक्सचेंज को गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से अलग रखा गया है। ना ही इनको लोन्स और स्टॉक एक्सचेंज को, ना ही इनको सर्विस माना गया है, ना ही इनको गुड्स माना गया है। लेकिन बैंक सर्विसेज जो होती हैं वो दो तरीके से होता है। एक तो लोन्स हमें देता है तो उस पर तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे कि एटीएम चार्जेस देता है या फिर आपको फ़ोन पे जो मैसेज वगैरह, नोटिफिकेशंस वगैरह देते हैं तो उसके भी तो चार्ज लेते हैं ना बैंक वाले, तो उस पर जीएसटी लगेगा अलग। लाइक एटीएम चार्जेस जो आप मैसेज करते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन लोन्स और स्टॉक एक्सचेंज पर जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने आपको रीज़न बताया कि उसको गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से अलग रखा गया है। ओके, अभी मैंने पीछे बोला कि जीएसटी लाइबिलिटी या जीएसटी पेबल कहें तो मेरी उतनी ही निकलेगी जितनी मैंने इन दोनों से माइनस करके आती है। मतलब आउटवर्ड सप्लाई में से इनवर्ड सप्लाई को माइनस करके जो मेरी पैसा बचता है उतना ही मैं गवर्नमेंट को पे करूँगी। मैं अपने जेब से कुछ नहीं पे करूँगी। जो मैंने कस्टमर से चार्ज किया और जो मैंने पीछे होलसेलर से दिया है उसको ही मैं एग्जैक्ट डिफरेंस में गवर्नमेंट को पे करूँगी। कौन सी रिटर्न में पे करूँगी? जीएसटीआर 3B में। कौन से रिटर्न में? जीएसटीआर 3B में, याद रखिएगा। फीचर्स क्या हैं आईटीसी के? क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फीचर्स क्या हैं आईटीसी के, इनपुट टैक्स क्रेडिट के? वन ऑफ द की फीचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इन इंडिया इज इट इज़ अनइंटरप्टेड एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब सिंपल क्लियर है ना कि जीएसटी लाया है क्यों गया है? मेन फीचर यही है कि जो हमारा सप्लाई चेन में टैक्स पे टैक्स लगता था अब वो टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, अब हमें सीधा का सीधा मिल रहा है।
है ना, सीधा हमें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। इन द प्रीवियस एरा of indirect taxation system, cascading of tax insignificant due to non-availability of ITC at various stages। मैं आपको शुरू से ही कह रही हूँ कि जीएसटी आया है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बिजनेसमैन का ही है। बिजनेसमैन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, उसको टैक्स पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा। पहले उसको हज़ारों तरीके के टैक्स देने पड़ते थे, वैट्स, SC/ST ये सब देने पड़ते थे। अब उसको टैक्स के नाम पे सिर्फ एक जीएसटी पे करना हो रहा है, उसमें भी वो लोग रो रहे हैं। क्यों भाई, कुछ समझो, आईटीसी क्लेम करो। फॉर एग्जांपल, आईटीसी ऑफ सीएसटी, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स इज़ नॉट अवेलेबल। वही मैं शुरू से कह रही हूँ कि आईटीसी, सीएसटी, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स पे नहीं मिलता था। आपको टैक्स पे टैक्स भरना पड़ता था पहले, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे करना होता है, वो भी आईटीसी माइनस करने के बाद। सिमिलरली आईटीसी ऑफ वैट इज़ नॉट अवेलेबल। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं मिलता था पहले। टू मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर, एंड आईटीसी ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सीवीडी इज़ नॉट एडमिसिबल टू डीलर इन गुड्स। मतलब सिंपल आप सार समझ लीजिए कि अब आपको आईटीसी मिल रहा है तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका है। गवर्नमेंट अभी तक क्यों नहीं लाया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जीएसटी अभी तक अगर जीएसटी लाया हो गया तो हमारे इंडिया की जीडीपी जो आज है वो नहीं, बहुत ऊपर जा चुकी होती। नेक्स्ट, अंडर जीएसटी लॉ आईटीसी विल फॉलो सप्लाई चेन नॉट ओनली इन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने उसमें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में बात करी थी। तो सप्लाई चेन हमारी यहाँ पर जीएसटी में हर जगह फॉलो होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टेट के अंदर ही कर रही हूँ तभी मुझे आईटीसी मिलेगा, नहीं, मुझे कहीं भी, मैं इंडिया के अंदर कहीं भी मैं सेल और परचेज़ कर रही हूँ तो मुझे आईटीसी मिलेगा, शर्त मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। मोरओवर, क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वुड ऑल्सो बी क्रेडिटेबल। मतलब जब मैं इम्पोर्ट करती थी तो पहले मुझे बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, कस्टम ड्यूटी के साथ बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन आजकल बस कस्टम ड्यूटी रह गया है। वो तो अभी है कस्टम ड्यूटी और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। तो पहले बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे इंपोर्ट करने पे भी, अभी सिर्फ कस्टम और जीएसटी चल रहा है। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इसको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैं शुरू से कह रही हूँ कि जीएसटी आया तो कास्केडिंग इफ़ेक्ट पूरा ख़त्म हो गया। मतलब कास्केडिंग इफ़ेक्ट मतलब टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, अब आपको सिर्फ एक टैक्स देना है जो कि जीएसटी है। ओके, अब हम प्रोविजंस एंड रूल्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं और रूल्स हैं आईटीसी के। तो सबसे पहले हम सेक्शंस की बात करते हैं कि सीजीएसटी एक्ट 2017 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर कौन कौन से टैक्स सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 16 जो कि बताता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 17 जो कि बताता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। सेक्शन 18 अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 19 टेकिंग आईटीसी इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क। सेक्शन 20 बताता है मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD। सेक्शन 21 बताता है मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस। तो ये हो गए सेक्शंस। अब रूल्स क्या हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स कहें तो सेक्शंस क्या होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या है, और रूल्स
बताते हैं कि सेक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो रूल्स, जैसे कि मान लीजिए आपने एक साइकिल ली तो उसमें बताया गया कि हैंडल है, ब्रेक है, ये सब है, और उसको चलाना कैसा है। आप जब चलाएंगे जब भी तो पता लगेगा। तो सेक्शंस हमारे बताते हैं कि है क्या उस चीज़ के अंदर, एंड देन रूल्स हमें बताते हैं कि उसको चलाना कैसे है। तो रूल्स आप देख लीजिएगा, आईटीसी के कुछ रूल्स हैं किस तरीके से होता है। एंड नेक्स्ट, हु इज़ एलिजिबल टू बुक आईटीसी, मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि कौन एलिजिबल है आईटीसी बुक करने के लिए। हु इज़ एलिजिबल टू बुक आईटीसी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017, every registered person shall be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। मतलब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो मतलब कुछ भी खरीद रहा है, गुड्स या फिर सर्विसेज ले रहा है, बिजनेस बशर्ते बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसको आईटीसी ज़रूर मिलेगा। ओके, तो हमने यहाँ देख लिया कि कौन एलिजिबल है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन टू बुक आईटीसी, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रिसीविंग आईटीसी। क्या कंडीशंस हैं आईटीसी को रिसीव करने के। तो इसको मैंने छोटे से चार्ट के रूप में आपको बताया है कि क्या कंडीशंस हैं। कंडीशंस हमारी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर आती हैं। मैंने इसमें 12 कंडीशंस बताई हैं। फर्स्ट कंडीशन, नेगेटिव लिस्ट। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर नेगेटिव लिस्ट बताई गई है कि गुड्स और सर्विसेज में नेगेटिव लिस्ट वाले को आईटीसी नहीं मिलेगा। नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन आता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके की सर्विस है, तो उसमें भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी नेगेटिव लिस्ट के अंदर है। और बिल्डिंग मटेरियल गुड्स के अंदर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। हॉस्पिटलिटी में जैसे कि एम्प्लॉय का पर्सनल इंटरेस्ट या गुड्स, मतलब हॉस्पिटलिटी मतलब अपने ऊपर खर्चा हो रहा है, कोई अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ना आप, तो अपने ऊपर कर रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर कुछ खर्च कर रहे हैं तो उससे बिजनेस का क्या लेना देना है ना, तो उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल के अंदर मतलब मोटर व्हीकल का एक्सेप्शन है कि एसटीडीएनटी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को छोड़ के हर एक मोटर व्हीकल के अंदर आईटीसी नहीं मिलेगा। एसटीडीएनटी क्या है ये? एसटीडीएनटी मैंने यहाँ पर बताया है। STDNT, S means further supply of such vehicle, T means transportation of passenger, DNT means driving and training. Further supply of such vehicle समझिए जैसे कि मैं एक्टिवा में बनाती हूँ, मैन्युफैक्चर करती हूँ और देन मैं रिटेलर को देती हूँ, तो उस केस में मैं फर्दर सप्लाई कर रही हूँ ना, फर्दर रेंस हो रहा है, तो उस केस में आईटीसी मुझे ज़रूर मिलेगा। आईटीसी मेरा उसमें, क्योंकि मैं अपने पर्सनली मतलब अपने उसके लिए नहीं यूज़ कर रही हूँ मोटर व्हीकल को, मैं फर्दर सप्लाई कर रही हूँ। DNT ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग, मतलब लाइक मैं फ्लाइंग की ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो फ्लाइंग की ट्रेनिंग में मैंने चॉपर मैंने ख़रीदा, चॉपर मैंने अपनी मान लीजिए मैं चॉपर से ट्रेनिंग देती हूँ, तो उसका मैं यूज़ कर रही हूँ ना अपने बिजनेस में, देन मैं उसका आईटीसी क्लेम कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या था? पर्सन्स को भी नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। किस किस पर्सन्स को? पर्सन हैविंग कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम्स में क्या होता है, जो हमारा जीएसटी होता है वो 1-2% होता है, तो उस केस में आप जीएसटी ही 1-2%
पे कर रहे हैं तो उसमें आप क्लेम क्या करेंगे, है ना। ये छोटे बिजनेसेस के लिए होता है तो उसमें उसको नेगेटिव लिस्ट के अंदर रखा गया कि आप जीएसटी पे ही थोड़ा सा मतलब जीएसटी ले ही थोड़ा सा रहे हैं कस्टमर से, तो उसमें आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, पर्सन हु इज़ नॉन रेसिडेंट, अगर कोई बाहर का नॉन रेसिडेंट है तो उसको हम जीएसटी की आईटीसी क्यों ही दें, है ना। वो रेसिडेंट ही नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है भाई तू बाहर का जाना है, हम नहीं देंगे आपको जीएसटी, है ना। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन है सप्लाई जो है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए, है ना। सप्लाई अगर आपकी रिकॉर्डेड है तो आप आईटीसी बुक करने के हकदार हैं, आप 100% आईटीसी बुक कर सकते हैं अगर आपने सप्लाई रिकॉर्ड कर रखी है। थर्ड, इनवॉइस रिसीव होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है इनवॉइस में, जैसे कि डेबिट नोट हो, बिल ऑफ एंट्री हो और एक्सेट्रा। इनवॉइस आपका रिसीव होना चाहिए, इनवॉइस रिसीव होना चाहिए। फोर्थ, वैलिड रिटर्न फाइल करी होनी चाहिए सप्लायर ने और वैलिड रिटर्न भरी होनी चाहिए रिसिपिएंट ने। दोनों ने वैलिड रिटर्न अगर फिल की है जीएसटीआर 3B के अंदर तो वो एलिजिबल हैं आईटीसी बुक करने के लिए। फिफ्थ, मैं शुरू से कह रही हूँ कि कोई भी बिजनेस पर्पस के लिए आप अगर यूज़ कर रहे हैं कुछ भी चीज़, अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो आपको आईटीसी लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सिक्स्थ, आउटपुट सप्लाई टैक्सेबल होना चाहिए। आउटपुट सप्लाई टैक्सेबल होना चाहिए मतलब रिसिपिएंट की जो आउटपुट सप्लाई है शुड बी नॉन एग्जेम्प्टेड, मतलब या तो टैक्सेबल है या फिर ज़ीरो रेटेड है। एग्जेम्प्टेड नहीं चलेगा, नॉन एग्जेम्प्टेड होना चाहिए, वो टैक्सेबल होना चाहिए। सेवेंथ, पेमेंट ऑफ बिल अमाउंट विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस। बिल की जो पेमेंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 180 डेज़ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। नाइन्थ कंडीशन है, एट्थ कंडीशन मैंने पहले ही कवर कर दी कि वैलिड रिटर्न फाइल करी होनी चाहिए रेसिपिएंट ने जीएसटीआर 3B में। नाइन्थ कंडीशन है आइदर आईटीसी और डेप्रिसिएशन अंडर आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भरा जाता है ना। तो लाइक मैं मशीनरी खरीद लिया, ठीक है, मैंने मशीनरी खरीद लिया, कैपिटल गुड है तो उस पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करती थी, है ना। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर ये ला दिया है कि या तो आप मशीनरी का जो आपने कैपिटल गुड है तो आप मशीनरी का या तो आईटीसी ले लीजिए या तो आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए, मर्जी आपकी है। दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा, या तो आईटीसी या तो डेप्रिसिएशन, म्यूचुअली इंटरचेंजेबल। अगर एक लोगे तो एक नहीं मिलेगा, वो मर्जी आपकी है। आपको आईटीसी लेना है स्वागत है और डेप्रिसिएशन लेना है तो भी स्वागत है। ओके, नेक्स्ट 10th क्या है, आईटीसी शैल बी अलाउड ऑफ द टैक्स अराइज ऑन रीअसेसमेंट फ्रॉड एक्सेट्रा। आईटीसी नहीं मिलेगी अगर आप कोई फ्रॉड करते हैं इल्लीगल या फिर रीअसेसमेंट में आपका इल्लीगल काम पकड़ा गया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सोचिए ना, कोई अगर इल्लीगल वर्क मैं कर रही हूँ तो मुझे आईटीसी क्यों ही देगी गवर्नमेंट, नहीं देगी ना। या मैं इल्लीगल काम कर रही हूँ तो आईटीसी एक बेनिफिट है, वो नहीं देगी गवर्नमेंट। 11th, लास्ट डेट टू बुक क्रेडिट। लास्ट डेट क्या है बुक करने की क्रेडिट, या तो 28 अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, जो भी इन दोनों में से अर्लियर होगी वो आपकी लास्ट डेट मानी जाएगी। ओके, लास्ट कंडीशन है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर दो कैटेगरी में बांटा गया, फुल लाइफ यूज़ और पार्शियल लाइफ यूज़। कैपिटल गुड्स को दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया। कौन कौन सी दो कैटेगरी, फुल लाइफ यूज़ एंड पार्शियल लाइफ यूज़। तो हम फुल लाइफ यूज़ से शुरू करते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक आईपैड लिया, ठीक है, मैंने आईपैड लिया बिजनेस के लिए, क्रेडिट लिया इसका बिजनेस में, है ना। तो गवर्नमेंट जब हम इसका क्रेडिट लेंगे तो गवर्नमेंट हमसे शर्त नहीं रखेगी कि जब तक ये चले बिजनेस के लिए ही चले, मतलब बिजनेस के लिए यूज़ होना चाहिए जब तक यूज़ हो रहा है ना। तो अगर मैं उसको बिजनेस के लिए ना यूज़ करके ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें को क्रेडिट ले लूँगी और घर पर यूज़ करूँगी या फिर मैं किसी को गिफ्ट दे दूँगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है
कि ओ महान इंसान अगर पूरा क्रेडिट लिया है तो पूरी लाइफ इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, और वो भी बिजनेस पर्पस के लिए, वो भी तरीके से, है ना। वरना हम प्रपोर्शनेट जो आपका आईटीसी है उसे रिवर्स कर देंगे। अगर आपने कुछ बीच में कोई चीटिंग करी है तो उसको हम रिवर्स कर देंगे, आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। तो वही है पार्शियल लाइफ यूज़। अगर आप पार्शियल लाइफ यूज़ करेंगे तो उतना आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ छोटा सा क्लाउड बना के भी लिखा है, जो जितना आईटीसी यूज़ करेगा, मतलब जो जितना यूज़ करेगा उतना आईटीसी उसको मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये सारी मैंने कंडीशन फुलफिल कर दी तो मुझे आईटीसी मिलेगा, बट व्हाट इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाई। अगर मैं इन कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाई तो क्या होगा? सीधी बात है, आप कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाए तो आपको आईटीसी क्यों मिलेगा? क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। इफ़ अगर आपने पहले से ये कंडीशन मतलब आपने पहले से बुक कर रखा है, ऑलरेडी बुक कर रखा है, तो आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा GSTR 2 में कि मैंने गलती से ये चीज़ ले ली है। अब नेगेटिव लिस्ट के बारे में हमने बात करी है पीछे थोड़ा सा, लेकिन अब हम पूरा उसको ब्रॉडली पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव लिस्ट क्या क्या के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से आइटम्स आते हैं या कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। तो सेक्शन 17 ऑफ GST एक्ट के अंदर नेगेटिव लिस्ट को रखा गया है अंडर GST एक्ट 2017। नेगेटिव लिस्ट ऑफ ITC अंडर GST। फर्स्ट, फूड एंड बेवरेजेस में ITC नहीं मिलेगा, आउटडोर केटरिंग में ITC नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज में ITC नहीं मिलेगा, हेल्थ ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज लाइक मैं एक प्रोड्यूसर हूँ किसी फिल्म की और मैं अपनी हीरोइन के कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रही हूँ, तो वो मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरी हीरोइन अच्छी दिखे ना, है ना। उससे मेरे बिजनेस को क्या फ़ायदा है? हीरोइन तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ ना, लेकिन मुझे चमक धमक दिखानी है तो उस केस में मुझे ITC नहीं मिलेगा, है ना। और आउटडोर केटरिंग सर्विसेज में मेरे को ITC नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज में मेरे को ITC नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विस में भी ITC नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी में भी ITC नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शंस हैं इसकी। क्या एक्सेप्शंस है? एक्सेप्शन ये है कि अलाउड if engage in similar line of business then full ITC can be claimed on these item। अगर लाइक फूड एंड बेवरेज का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, तो फूड एंड बेवरेज के केस में मुझे फूड एंड बेवरेज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फूड एंड बेवरेज के केस में लाइक मैंने कोका कोला की एजेंसी ले रखी है, तो कोका कोला की एजेंसी लेने के बाद मैं उसको फर्दर किसी रिटेलर को ट्रांसफ़र करती हूँ, तो उस केस में मुझे ITC मिलेगा क्योंकि मैं फर्दर उसको सप्लाई कर रही हूँ, एंड कंज्यूमर को नहीं दे रही, तो उस केस में मुझे ITC मिल जाएगा। तो यही इसकी एक्सेप्शन है। इन किसी भी केस में अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ITC मिलेगा। मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस में भी ITC अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं जो हमने पीछे बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटलिटी और मोटर व्हीकल्स और पर्सनस मोटर व्हीकल में जो हमने TR DNT ये सब बात करी थी, ST DNT ये सब, तो उस केस में हमें मोटर व्हीकल का ITC मिल जाएगा। रेंट अ कैब सर्विसेज ITC कैन नॉट बी क्लेम्ड। रेंट आ कैब सर्विस में हमें ITC नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में ITC नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज में भी ITC नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन आप बस इसकी एक्सेप्शंस ये याद रखिए, अगर आप उसको फर्दर बिजनेस में हो रहा है आपका तो ही आपको ITC मिल सकता है इन चीज़ों में, है ना। अगर आपका फर्दर उसमें बिजनेस है देन ही आपको ITC क्लेम करने के लिए मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ अ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर्स, अगर आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ले रखी है या फिर हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप ले रखी है तो आपका फ़ायदा है ना, उसमें बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना ये चीज़, तो आपको ITC क्यों ही मिलेगा, है ना। ITC नहीं मिलेगा। LTA बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज़, मतलब कोई भी आप बेनिफिट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आपके पास टिका रहे ना,
है ना, उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शंस है। अगर आपको सिमिलर लाइन बिजनेस है देन ही आपको आईटीसी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आईटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ विच इज़ कैपिटलाइज इन बुक, मतलब इस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटलाइज दिखा रखा है वो चीज़ और उसमें भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको उसमें भी आईटीसी नहीं मिलेगा। दैट्स इट, यही थी आपकी नेगेटिव लिस्ट ऑफ आईटीसी। इसको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रॉड करके लिखा है कि एक और चीज़ उसमें रह गई नेगेटिव लिस्ट में कि गुड्स अगर आपके लॉस्ट होते हैं, स्टॉलन होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, अगर आप उनको रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप बांटिए, जितना बांटना है बांटिए, आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप उसको मतलब फ्री में सैंपल दे रहे हैं या फिर कुछ भी गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए ना उस पर। अगर आप उसको बिजनेस में नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। अब हमने बात कर ली कि आईटीसी होता क्या है, कैसे मिलता है, अब उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो आईटीसी यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला होता है इनपुट टैक्स यूटिलाइजेशन का, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला होता है। जैसे कि इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटर और इंट्रा स्टेट होता है। इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो इसी में देखिए कि आईजीएसटी, सबसे सोचिए आपके घर में 3 जनरेशन के लोग हैं, तो आप जब खाना देंगे तो सबसे बड़े को देंगे पहले, फिर उससे छोटे को, देन उससे छोटे को। अगर एक साथ तीनों बैठे तो ऐसे ही तो करेंगे ना, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही केस है। आईजीएसटी सबसे बड़ा, सेंट्रल उससे छोटा, एसजीएसटी उससे छोटा। तो जब भी आईजीएसटी की जो टैक्स लाइबिलिटी होगी तो सबसे पहले आईजीएसटी को दिया जाएगा, सेकंड सीजीएसटी को दिया जाएगा, उससे छोटा सीजीएसटी है ना आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी से छोटा क्या है एसजीएसटी, देन उसको दिया जाएगा। अगर सेंट्रल स्टेट टैक्स का बंटवारा देखें तो फर्स्ट सबसे पहले बड़ा कौन है, आईजीएसटी, तो आईजीएसटी को दिया जाएगा, सेकंड सीजीएसटी को दिया जाएगा। ऐसे ही एसजीएसटी अगर अपने टैक्स का कवर करेगा तो फर्स्ट आईजीएसटी को देगा, देन एसजीएसटी को देगा, और यहाँ पर वो सेंट्रल के साथ शेयर नहीं करेगा, और ऐसे ही सेंट्रल स्टेट के साथ शेयर नहीं करेगा। ये अलाउड नहीं है इन दोनों को, लेकिन आईजीएसटी सबके साथ शेयर कर सकता है, लेकिन ऑर्डर मेंशन है कि पहले अपना, देन सेंट्रल का, देन स्टेट का। ओके। एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के केस में क्या होता है कि आईटीसी उतने का ही मिलेगा जितना बेचा है या फिर आउटपुट सप्लाई की है। मतलब आपने मान लीजिए कि 100 गुड्स का कुछ मंगाया, उसमें से आपने 50 ही यूनिट बेची, तो आपको सोचिए आपको मिलना कितना चाहिए। अगर 50 बेची हैं तो 50 यूनिट्स का ही तो मिलना चाहिए आईटीसी। पूरे का क्यों देगी गवर्नमेंट? जितने का सेल कर रहे हैं आप उतने का, जितने का आउटपुट सप्लाई कर रहे हैं उतने का ही आईटीसी मिलेगा, पूरे का आईटीसी नहीं मिलेगा। इसका एक फॉर्मूला है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई इनटू टोटल आईटीसी डिवाइड बाय टोटल सप्लाई। एग्जेम्प्टेड सप्लाई से मल्टीप्लाई हो जाता है टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिवाइड हो जाता है टोटल सप्लाई, जितनी भी आपने सप्लाई करी है उससे, ओके। दैट्स इट, थैंक यू, होप यू लाइक इट एंड आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नमस्ते भारत। If you have any query related to this topic, comment me below, like and share my video. Thank you.